वे अभी भी इस उधेड़-बुन में लगे थे कि उन्हें एक कड़ी और मिल जाए तो उनकी कविता पूरी हो जाएगी। तभी उन्होंने देखा कि दो औरतें लड़ाई कर रही थीं। उनमें से एक वृद्ध थी और दूसरी युवा थी। तीनों वहां पहुंच गए, उन औरतों से झगड़ने का कारण पूछा। तभी वह वृद्धा बोली, यह तो मेरी बहू है। सास बहू तो आपस में झगड़ती ही हैं, तुम अपना रास्ता नापो। तभी एक मित्र बोला, बरबस ठानी रार। अरे वाह, हमारी तो कविता पूरी हो गई, चलो अब दरबार में चलते हैं। तीनों मित्र बहुत ही खुश थे कि उन्होंने मिलकर एक बहुत ही कठिन काम पूरा कर लिया था और वे राजा के दरबार की ओर चल पड़े। अब तो बस दरबार में कविता सुनाने की देरी थी और वे सोच रहे थे कि इसके बाद राजा उन्हें ढेर सारा धन देगा और वे उस धन से हाथी खरीद लेंगे। जब वे तीनों दरबार में पहुंचे, वे उस दरबार की शोभा देखकर अचंभित हो गए। उनको पहली बार मौका मिला था दरबार को देखने का। राजा अपने स्वर्णमय सिंहासन पर बैठे हुए थे। तभी तीनों मित्र बोल उठे, महाराज की जय हो। हम तीनों संयुक्त कविता के कवि हैं और हम अपनी बनाई हुई कविता को आपके सामने सुनाने की अनुमति चाहते हैं। महाराज ये बात सुनकर काफ़ी खुश हुए। कविता तो उनका काफ़ी प्रिय विषय था। तभी महाराज बोले, अवश्य सुनाइए कविराज महोदयों। तभी एक मूर्ख बोल उठा कि हमें पुरस्कार में इतना धन तो मिल ही जाएगा कि हम एक हाथी खरीद सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। सारे दरबारी ये बात सुनकर हंस पड़े। सभा में ऐसा पहली बार हुआ था कि कुछ सुनाने से पहले ही कवि पुरस्कार की मांग कर रहे थे। पहले आप लोग अपनी कुछ कविता तो सुनाएं। दरबार में बैठे सबसे पुराने मंत्री ने अपनी बात कही। मंत्री जी राजा के यहाँ सबसे पुराने विद्वान थे। मंत्री जी को काफ़ी समय राजा के यहाँ हो गया था और वे हर एक चीज़ से अच्छी तरह से वाकिफ थे। राजा ने खास तौर पर मंत्री जी को अपनी सभा में नियुक्त कर रखा था। मंत्री जी ने आगे कहा, कविराजों, स्वयं राजा आपकी कविता का मूल्यांकन करेंगे, वह किसी पुरस्कार के योग्य है अथवा नहीं। तभी तीनों मूर्ख एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वरिष्ठ मंत्री जी समझ गए कि ये लोग कवि नहीं हैं, ये सीधे साधे लोग लग रहे हैं। तब एक मूर्ख ने अपनी कविता सुनानी शुरू करी। गूलर पक पक गिर गयो, लायो पीपरी नारी, चामन अंत न पाइयो, बरबस ठानी रार। कविता सुनते ही राजा के माथे पर बल पड़ गए। इस तुकबंदी की कविता का अर्थ उनकी समझ से तो बिल्कुल ही बाहर था। पहली बार तो सुनने में वो कविता बहुत ही गूढ़ रहस्य वाली लग रही थी। तभी राजा बोल उठे कि हे कविराजों, क्या आप अपनी सुनाई कविता का अर्थ हमें बता सकते हैं? यह सुनते ही तीनों मूर्ख एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। वरिष्ठ मंत्री काफी दयालु हृदय के थे। वह उन तीनों मूर्खों की मनोस्थिति को अच्छी तरह समझ रहे थे। पुरस्कार की अभिलाषा में ये तीनों ना जाने कितना दूरी का सफर तय करके और काफी परेशानियां उठाकर यहाँ तक आए थे। ज्यादा तो नहीं, लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ पुरस्कार अवश्य मिलना चाहिए, ये बात वरिष्ठ मंत्री ने अपने मन में सोची। तभी वरिष्ठ मंत्री ने कहा, महाराज, यह कविता बड़े ही गूढ़ रहस्य की है और यह तीनों कवि ये देखना चाहते हैं कि इस दरबार में कोई ऐसा है जो इनकी कविता का अर्थ बता सके। इसीलिए वे इस कविता का अर्थ स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने कहा, क्यों कवियों, मैं सही कह रहा हूं ना? तीनों ने सहमति में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ 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 हाँ। राजा काफी उत्सुक हो गए। इस कविता का गूढ़ रहस्य क्या है? उन्होंने अपने विद्वानों की परीक्षा जानकर उनसे ये सवाल पूछा। राजा की बात सुनते ही सारे दरबारी असमंजस में पड़ गए और अपना सर खुजाने लग गए। राजा के सारे मंत्री जानते थे यह तो सिर्फ एक तुकबंदी थी जो कि अनायास ही बन गई थी, जिसका कुछ भी अर्थ नहीं था। तभी उन मंत्रियों में से एक बोला,
महाराज, यह भी कोई कविता है? यह तो साफ साफ तुकबंदी दिखती है। इस तुकबंदी का क्या अर्थ हो सकता है? इसका तो कुछ भी अर्थ नहीं है। तभी वहां उपस्थित एक दूसरा मंत्री बोला, महाराज, मैं क्षमा चाहता हूँ, ये तीनों मेरे ही गांव के हैं। कविता और साहित्य से इनका दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। ये तीनों कामचोर, आलसी और निकट गंवार हैं। यह दिन भर बैठकर उल्टी सीधी योजनाएं ही बनाते हैं। यह बात सुनते ही वे तीनों मूर्ख भयभीत हो गए। उनके ही गांव के एक व्यक्ति ने उनकी सारी पोल खोल दी थी। अब उन्हें इनाम तो क्या मिलता, उन्हें भय था अब तो राजदंड मिलेगा।